अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक और दिन उम्मीद के नाम, एक और दिन उजाले के नाम। उजाला जिसकी एक रंगत आपको मेरे स्कार्फ में नजर आ रही होगी। आप में से अक्सर लोग पूछते हैं ये कहाँ से लिया बंधुवर? ये माँ रेवा के तट से लिया, नर्मदा के तट से लिया। मध्य प्रदेश में एक अद्भुत अनोखी जगह है माहेश्वर, देवी अहिल्या का स्थान। ऐसी रानी जिसने प्रजा के कल्याण के लिए सब काम किए, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। वहाँ पर हस्तशिल्प के करघे के जो नमूने आपको मिलते हैं उन्हें माहेश्वर सिल्क कहते हैं, और वहीं से ये स्कार्फ आया। माहेश्वर खास है क्योंकि वहाँ से नर्मदा बहती है, माँ नर्मदा। वो सब जगहें खास हैं जिनके किनारे से नदी बहती है। दुनिया में सब नदी बचाई जानी चाहिए, और जब दुनिया का जिक्र हो तो दुनियादारी भी देखना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वो कार्यक्रम है जिसमें हम देश के बाहर की खबरों पर नजर डालते हैं। ये कहना जरूरी हो जाता है भाई साहब और बहन जी, क्योंकि कई चुगत किस्म के लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं, अरे देश की खबरों पर चुप्पी क्यों साधे हो। देश की खबरों पर हमारा मुखारविंद खुलता है लल्लन टॉप शो में। बाकी कोई झगड़ा नहीं है। कभी कभी आप पिन मारते हो तो हम भी अपनी तरफ से फांस दे मारते हैं। शुरू करते हैं दुनियादारी। आज दुनियादारी में बात होगी दो धोखों की। शब्द धोखा है, पता नहीं बहुवचन में कैसे बोलेंगे। दो धोखे, ये ठीक साउंड कर रहा है, दो रास्ते की तरह। दो हिस्से में दो धोखे की बात होगी। कहानी दो है। पहली इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत से जुड़ी है कोरोना वैक्सीन, जिसके बदले में नमक का घोल बेचा जा रहा था। खेल पकड़ में आ गया, और जिस आत्ममुग्ध देश में यह पर्दाफाश हुआ वहां की सरकारी मीडिया इसे टोटल क्रैकडाउन बता रही है। ये बस पूंछ है या पूरी देह, सब बताएंगे। और यह भी कि उस देश की असली वाली वैक्सीन को लेकर क्या बखेड़ा मचा है। कोरोना महामारी की उम्र 1 साल से ज्यादा हो चुकी है। आपातकाल, बैन, लॉकडाउन आदि इत्यादि झेलने के बाद दुनिया समाधान की तरफ बढ़ गई है। हर एक देश अपने नागरिक के लिए सबसे बढ़िया वैक्सीन के इंतजाम में जुटा है। ऐसी वैक्सीन जो न सिर्फ कारगर हो बल्कि लोगों को निश्चिंत करे, ये भरोसा दे कि ऑल इज वेल। वैक्सीन के बनने की हम जानते हैं कि एक तय प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है। अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में महीनों लग सकते हैं। ऐसे में आती है अधीरता। अपनी बारी का इंतजार करते लोग परेशान होते हैं और शॉर्टकट तलाशने शुरू कर देते हैं। यहां पर सरकारों की जिम्मेदारी आती है। दो जरूरी चीजें आती हैं, फर्जी अफवाहों के प्रति जागरूकता और सूचनाओं का खुलापन। और जहां भी इन पर ताला लगा वहां हिम्मत टूटी, भरोसा बिगड़ा और धोखेबाजों की चांदी हो गई। जैसे चीन में हुआ। मैं जब ये नाम लेता हूं ना, धोखा और चीन, तो मुझे विस्मय नहीं होता है। चीन में क्या हुआ? सितंबर 2020 से ही कोरोना की कथित वैक्सीन बेची जा रही थी। न सिर्फ चीन में बल्कि इसको स्मगल करके बाहर भी भेजा जा रहा था। जनवरी 2021 में इसकी एक झलक दिखी। जापान की मीडिया ने खबर चलाई कि चीन कोरोना वैक्सीन की तस्करी कर रहा है। चीन पर इल्जाम था कि वो अपना प्रभाव फैलाने के लिए बैकडोर से वैक्सीन जापान में भेज रहा है। तब चीन की सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जापान में चीन के दूतावास ने यह भी कह दिया कि मीडिया स्थानीय लोगों को बरगला रहा है। वैक्सीन कंपनियों ने भी इन रिपोर्ट्स को झूठा बताया। कहा कि वैक्सीन की हर खुराक ट्रैक की जाती है, अवैध तरीके से इसे बाहर भेजा जाना नामुमकिन है। तो उस वक्त ये खबरें दब गई। लेकिन अब एक दूसरी खबर आई है जिसका एक छोर जापान वाली रिपोर्ट से मिलता है। दरअसल बीजिंग और आसपास के प्रांतों की पुलिस ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। उन्हें फेक कोरोना वैक्सीन को लेकर एक टिप मिली। इस अभियान में 80 लोग गिरफ्तार हुए और वैक्सीन की 3000 खुराकें बरामद की गई। पुलिस को उन जगहों का भी पता चला जहां इन्हें बनाकर पैक किया जा रहा था और सप्लाई की तैयारी चल रही थी। हालांकि अभी पूरा आंकड़ा नहीं बताया गया है। कितनी वैक्सीन जब्त हुई, ये रैकेट कब से चल रहा है, कहां कहां बेचा गया, इन लोगों ने ये खुराकें ली या नहीं, इसे ट्रैक करना मुश्किल है। और अगर बात चीन की हो तो इन सूचनाओं का हूबहू बाहर आना और भी ज्यादा मुश्किल है। पर अभी तक पता क्या चला, ये कि इसमें वैक्सीन की जगह सलाइन वाटर मिला है। आसान भाषा में समझिए, नमक और पानी का घोल, जिसका इस्तेमाल जख्म साफ करने, कॉन्टैक्ट लेंस हटाने जैसे कामों में किया जाता है।
जानकारों का कहना है कि ये घोल किसी के शरीर में चढ़ा दिया जाए तो नुकसान की आशंका ना के बराबर है। लेकिन बात सिर्फ शारीरिक नुकसान की नहीं है, हानि तो हुई ही है 2 स्तरों पर। पहला, आर्थिक नुकसान। फेक वैक्सीन असली वाली से लगभग दोगुनी कीमत पर बेची जा रही थी, बिफोर द सेल बिगिंस वाले ऑफर की तरह भरमाकर। दूसरा नुकसान है भरोसे का, जो ज्यादा बड़ा है। वैसे ही वैक्सीन पर लोग कम भरोसा कर रहे हैं। कहीं पर धार्मिक तर्कों को देखकर मूर्खता की जा रही है तो कहीं मनोवैज्ञानिक तर्कों को देखकर मूर्खता की जा रही है। लोग दूर जा रहे हैं। ऐसे में फर्जी वैक्सीन वाला स्कैंडल उन्हें परेशान होने की एक और वजह देगा। जरूरत है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, जिम्मेदार संस्थाएं जागें ताकि लोगों की उम्मीद कायम रहे। पर बात चीन की कर रहे हैं, ये सब मुमकिन है क्या? और फेक वैक्सीन, इसका मामला सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। 27 जनवरी की टाइम की रिपोर्ट भी पढ़ी हमने। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में पुलिस ने एक मेडिकल सेंटर को बंद करवाया। इल्जाम था कि यहां पर कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों को कोई अज्ञात द्रव्य चढ़ाया जा रहा है। $15 की कीमत में 1 खुराक और 3 खुराक में कोरोना से मुक्ति का दावा। सेंटर जब तक बंद किया गया तब तक 70,000 डोज बेचे जा चुके थे। ये कुछ उदाहरण हैं, भारत से भी सामने आए हैं, जिन पर लल्लन टॉप पर बात हुई है। पर्दे के पीछे कहां और क्या क्या चल रहा है, ये जानने के लिए सरकारों को उदार होना होगा, लोगों को विश्वास में लेना होगा, ताकि ऐसे रैकेट्स को पनपने से पहले खत्म किया जा सके। फेक वैक्सीन की बात आपने सुनी, अब बात असली वैक्सीन पर मचे हंगामे की भी सुन लीजिए। और यहां भी चीन है। चीन की 2 मुख्य कंपनियां हैं जो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इनके नाम हैं सिनोवैक और सिनोफार्म। चीन इन्हीं की वैक्सीन को अपने लोगों को लगा रहा है, साथ ही डेवलप्ड कंट्रीज को भी सप्लाई कर रहा है, जैसे ब्राजील, तुर्की या फिर पाकिस्तान। सिनोवैक ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन 79.4% प्रभावी है, लेकिन जब ब्राजील में इसका ट्रायल हुआ तो आंकड़ा घटकर 50.4% हो गया। ब्राजील हम जानते हैं कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। उसने सिनोवैक पर सवाल उठाए, फिर कई देशों ने इस वैक्सीन की खरीद पर होल्ड पर डाल दिया। साइंटिस्ट कह रहे हैं और ट्रायल हो और स्पष्ट नतीजे बताए जाएं, और कंपनी कह रही है हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। कौन सही कौन गलत, इससे ज्यादा जरूरी भी एक बात है, जीवन की सुरक्षा। यही लक्ष्य है, सारी कवायदें इसी को लेकर की जा रही हैं। ऐसे में वैक्सीन को लेकर जब कोई भ्रामक खबर आती है तो मन परेशान होता है, आपका भी और हमारा भी। कोरोना से जुड़े अपडेट्स ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। पहले धोखे की कहानी यहीं पर ठहरती है, अब बात दूसरे धोखे की। ये कहानी एक फरारी की है। कैसे एक संदिग्ध आरोपी को उसके देश से बाहर निकाला गया एक काले बक्से में, उस वक्त जब उसके ऊपर मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही थी। प्लान ऐसा कि फिल्मी सूरमा भी शर्मा जाए। और जब राज खुला तब आरोपों की जद में आया एक आर्मी वेटरन, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस का पुराना मेंबर, और साथ में उसका बेटा भी फंस गया। अब दोनों को जापान भेजने की तैयारी चल रही है, जहां पर मुकदमा चलेगा। उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं, आर्मी वेटरन अमेरिका पर विश्वासघात का आरोप क्यों लगा रहा है और देशभक्ति की दुहाई क्यों दे रहा है, सब जानेंगे दुनियादारी की आज की दूसरी बड़ी खबर में। हम जानते हैं एक मशहूर मोटर कंपनी के बारे में जिसका नाम है निसान। लग्जरी और कमर्शियल गाड़ियों की दुनिया का बड़ा ब्रांड। जापान के योकोहामा में इसका हेडक्वार्टर है। 2001 में निसान के सीईओ की कुर्सी पर कार्लोस घोन की एंट्री हुई। कार्लोस का जन्म ब्राजील में हुआ था, पढ़ाई लेबनान और फ्रांस में। मिशेलिन टायर कंपनी से नौकरी की शुरुआत की और फिर उनकी मोटर कार में दिलचस्पी हुई। जल्द ही कार्लोस की तरक्की भी हुई। उन्होंने कई मोटर कंपनियों का फ्यूचर संवारा। उन्हें मिस्टर फिक्स इट और कॉस्ट कटर का नाम मिलने लगा, और यही रेपुटेशन उन्हें निसान तक लेकर आई। यहां भी वो उम्मीदों पर खरे उतरे। बर्बाद हो रही कंपनी को न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि उसमें नई जान फूकी। कार्लोस अप्रैल 2017 तक निसान के सीईओ रहे। बाद में कंपनी के चेयरमैन भी बने रहे। उस दौर में कार्लोस अपनी सफलता के चरम पर थे, लेकिन जल्द ही इसमें पलीता लगा। उन पर धांधली के इल्जाम लगे। इल्जाम कि कार्लोस ने अपनी सैलरी कम करके बताई, साथ ही निसान के पैसों का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया। पेरिस, एम्स्टर्डम, बेरूत पर जैसे इलाकों में पॉश इलाके जो थे, वहां पर घर खरीदने की बात सामने आई। कार्लोस पर लगभग 6.5 अरब रुपए के घालमेल का आरोप लगा। 20 नवंबर 2018 को कार्लोस को पहली बार गिरफ्तार किया गया। जब यह खबर दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद कार्लोस को निसान ने बाहर का रास्ता दिखाया। फिर मार्च 2019 में कार्लोस को हाउस अरेस्ट में रखा गया। देश छोड़ने पर पाबंदी। प्रोसिक्यूटर्स उनके खिलाफ मामले तैयार करने में जुट गए और ये सब मंथर गति से आगे बढ़ रहा था। ये सब होते होते दिसंबर का महीना आया, पर केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। फिर आती है तारीख 29 दिसंबर 2019 की।
इस दिन ओसाका एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन लैंड होता है। इसमें 2 लोग थे जो बाहर से आए थे और साथ में थे 2 काले बक्से। इन लोगों ने खुद को म्यूजिशियन बताया और कहा कि बक्से के अंदर साजबाज हैं। ये दोनों थे माइकल टेलर और जॉर्ज एंटनी ज़ोएक। एयरपोर्ट से निकलकर दोनों लोग टोक्यो पहुंचे, ग्रैंड हयात होटल में। वहां कार्लोस एक आदमी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। ये आदमी था माइकल का बेटा पीटर टेलर। यहाँ चारों लोग मिले और थोड़ी देर बाद उनमें बंटवारा हो गया। पीटर ने चीन की फ्लाइट पकड़ ली, बाकी बचे 3, कार्लोस, माइकल और लेबनानी मूल का जॉर्ज। इन्होंने एयरपोर्ट के पास कमरा लिया। तीनों लोग कमरे के अंदर गए, लेकिन जब बाहर निकले तो सिर्फ 2 थे और साथ में 2 बक्से थे। कथित म्यूजिशियंस ने बक्सा आसानी से पास करवा लिया और अपने चार्टर प्लेन में बैठकर तुर्की चले गए। अगले दिन खबर चली कि कार्लोस नजरबंदी से फरार हो गया है। दरअसल काले बक्से में बिठाकर जापान से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। कार्लोस तुर्की के बाद बेरूत चले गए, अभी भी वहीं हैं। अगर जापान में उन पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें 15 साल की जेल की सजा हो सकती है। यह सब जापान की नाक के नीचे हुआ। एक संदिग्ध आरोपी उनकी कैद से चुपचाप फरार हो गया। ऐसे में जापान ने लेबनान सरकार से कार्लोस को सौंपने की मांग की। लेबनान ने मांग को अनसुना कर दिया। लेकिन 2 किरदार और थे, माइकल टेलर और पीटर टेलर। उनका क्या हुआ? उन्हें मई 2020 में गिरफ्तार किया गया। जापान ने अमेरिका के सामने प्रत्यर्पण की मांग रखी। कहा उन पर जापान के कानून के तहत मुकदमा चलेगा। अब अदालत ने उनको जापान भेजे जाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले के बाद माइकल टेलर ने न्यूज एजेंसी एपी से बात की। माइकल अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुके हैं। FBI के लिए भी कुछ ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। इराक और अफगानिस्तान में भी US मिलिट्री के लिए बतौर कॉन्ट्रैक्टर काम कर चुके हैं। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए स्पेशल फोर्सेस में अपने दिनों की याद दिलाई। सोल्जर हो गया। उन्होंने अमेरिकी सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। कहा कि जापान में उनके साथ न्याय नहीं होगा, शारीरिक और मानसिक टॉर्चर हो सकता है। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई बयान नहीं दिया। टेलर ने ट्रंप सरकार से पैरवी भी की थी, लेकिन तब उन्हें राहत नहीं मिली। इस मामले में आगे की कार्रवाई जापान के कानून के हिसाब से होनी है। उन्हें 12 फरवरी के बाद जापान को सौंपा जाएगा और अब जो आखिरी उम्मीद है टेलर की, वो जो बाइडेन से है। तो ये तो माइकल की बात हो गई, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? कहा जाता है कि उन्हें कार्लोस को बाहर निकालने के लिए 10 करोड़ रुपए मिले थे। अब वो रकम उनके काम नहीं आ रही। कानून को ठेंगा दिखाने वालों के लिए ये एक नजीर की तरह है। काश ये सब के लिए हमेशा समान हो। यह था आज का दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी पड़ोस से है, म्यांमार से। हमने आपको बताया था कल की दुनियादारी में कि 1 फरवरी की सुबह कैसे वहां की फौज ने, जो खुद को राष्ट्रपिता कहती है, तख्ता पलट किया था। 1 साल की इमरजेंसी लगाई, राष्ट्रपति समेत पूरी कैबिनेट को हिरासत में लिया। 1.5 दिन बीत चुका है, अभी तक नहीं पता कि इन सबको रखा कहां गया। हिरासत में रखे गए लोगों में नोबेल विजेता और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इससे खासे नाराज हैं। उन्होंने म्यांमार पर फिर से प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ये बाइडेन सरकार के लिए पहली चुनौती बनकर आया है। हम जानते हैं कि पिछले दशक में ही म्यांमार में लोकतंत्र बहाल हुआ था और तब अमेरिका ने प्रतिबंध हटाए थे। दूसरी सुर्खी तुर्की से है। यहाँ के इस्तांबुल में बोगाजिची यूनिवर्सिटी है। यहाँ पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था। स्टूडेंट और अध्यापक मिलकर रेक्टर की नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। इस सिलसिले में 1 फरवरी को पुलिस ने 159 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच भी शुरू हो गई। अब ये रेक्टर पर इतना बवाल क्यों और ये दुनियादारी की सुर्खी क्यों? रेक्टर जो हैं वो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से मित्रता रखते हैं। उनका नाम मेलिह बुलू है। उनको एर्दोगन ने, राष्ट्रपति ने रेक्टर बनाया। क्यों बनाया? एर्दोगन को लगता है कि हर प्रभावशाली क्षेत्र में उनके नुमाइंदे होने चाहिए जो उनके लिए वफादार हों। अब यूनिवर्सिटी के लोग कह रहे हैं वफादारी देखें या अकादमिक योग्यता। आज की तीसरी सुर्खी दक्षिण अफ्रीका से है। कोरोना लॉकडाउन कुछ जीवों के लिए राहत बनकर आया है। दक्षिण अफ्रीका में गैंडे के शिकार में 33% की कमी दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है लॉकडाउन के चलते तस्करों और शिकारियों के मूवमेंट पर लगाम लगी और इसलिए जो हत्या होती थी गैंडों की वो कम हुई। साल 2019 में 594 गैंडे मारे गए थे। 2020 में आंकड़ा घटकर 394 रह गया। हालांकि ये 394 भी नहीं होना चाहिए, यानी स्थिति अभी भी चिंताजनक है। हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के 80% गैंडे रहते हैं। उनका शिकार सींग के लिए किया जाता है और एशियाई बाजार में, खास तौर पर चीन में, इसकी डिमांड है। अब क्यों डिमांड है ये नहीं बताएंगे, वरना 18+ कंटेंट हो जाएगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। नए दिन में नई उम्मीदों के साथ फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।
कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।